हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीएम शेख और आप देख रहे हैं स्पाइनो क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर सेकेंड क्लास नाइन्थ का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। पिछला वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, टेक्निकल इशू। चलिए देखेंगे और जो उसमें छूटा हुआ था मॉलिक्यूल्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के ऊपर, और डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या कह दिया इसके ऊपर कंप्लीट स्टडी करेंगे, बेसिक से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक। ओके सो गाइस, सबसे पहले क्या बात आती है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टॉपिक नंबर 1 क्या है? लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोगों की यहाँ बुद्धि की क्षमताएं बढ़ती गई और लोगों ने एक एक चीज़ों पे विचार किया। ऋषि कनाट ने जब 500 बीसी में उससे पूछा गया कि भाई आपके पास क्या एविडेंस है कि आप कह रहे हैं कि दुनिया की सभी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल्स परमाणु के बने हैं। उस समय ऋषि कनाट जी ने कुछ नहीं कह पाया, लेकिन समय बदला और लोगों ने सोचा, उन्हीं के मॉडल को लेकर के डाल्टन ने काम किया और फिर बहुत सारी थ्योरी दी। चलिए बेसिकली हम कहें कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, तो देखिए 4 होते हैं बेसिकली। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीडियो देख लूं। ओके, क्लियर है, विजिबल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कुछ लोग इसे डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, दोनों बातें सेम है। तीसरी बात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड लास्ट वन इज, इसे हम बोलते हैं गैलुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस। गैलुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस। गैलुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस। तो चलिए इनके ऊपर हमारे सिलेबस। अच्छा, एक और हैशटैग लॉ या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लेकिन बेसिकली 4 होती हैं, तो फिर हम लोग 4 के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे समय बदला और चीज़ें डेवलप हुई और इनके बारे में स्टडी भी काफ़ी दूर तक चली। तो चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए और बनाने के लिए हम लोग यहाँ कुछ लिखते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी डिटेल स्टडी करेंगे। कुछ एक ओवरव्यू। बात 1774 की है, ये बात 1774 की है, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था। किसने दिया था? देने वाले जो इंसान थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोन लेवेसियर। एंटोन लेवेसियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। आप इसे बहुत केयरफुली इन चीज़ों को याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि किस ईयर में और किसने दिया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1774 में एंटोन लेवेसियर ने दिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये किसने दिया था? जीएल प्राउस्ट ने दिया था, जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने दिया था। तो शॉर्ट में लिखते हैं कि 1779 में जेल का मतलब जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने दिया था। इन्होंने दिया था 17। अब देखिए एक एक चीजों को डिटरमाइन करेंगे। यहां से देखिए, इस बात को आप बड़े गौर से याद रखिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था। याद रखेंगे कब दिया था? 1803 में डाल्टन ने ये लॉ दिया था। जॉन डाल्टन, पूरा नाम जॉन डाल्टन था, तो लिख सकते हैं जॉन डाल्टन।
जॉन डाल्टन ने 1803 में ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन दिया था। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बी केयरफुली इस चीज को याद रखेंगे। गैलोजेक्स लॉ की बात करें, ये लॉ 1809 में पब्लिश किया गया था। किसने पब्लिश किया था? जोसेफ लुजेक्स ने। ये लुजेक्स ने दिया था, लुजेक ने दिया था भाई, याद रखेंगे। ईयर तो आपको याद होना ही। अच्छा, एक और चीज में ध्यान रखेंगे, मैंने कहा कि ये पब्लिश किया गया था, बनाया गया था ये लॉ 1808 में ही, लेकिन पब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगा। थोड़ा सा ये इसको जो टेस्ट किया है गैलोजेक्स ऑफ गैसियस लॉ ऑफ गैलोजेक्स, तो यहाँ पे गैलोजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम के ऊपर दिया गया था। वो भी हमारे सिलेबस में बेसिकली सिर्फ दो ही लॉ के बारे में दिया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो हम इन दोनों लॉ का डिटेल स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, उसे कैसे प्रूव करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ लगाएंगे। उसके बाद लॉ ऑफ सेकेंड में देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, देन आप इसे नोट डाउन करें। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम अब बात करेंगे, एक एक लॉ की डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में कम से कम 2 हमें 9th में तो जानने हैं, बाकी 11th में जान लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखेंगे हमने लिख रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसने दिया था? एंटोन लेवेसियर का दिया हुआ ये लॉ है। एंटोन, ये नाम याद रखिए, एंटोन लेवेसियर ने ये लॉ दिया था। कब दिया था? 1774 में दिया था। आप याद रखिए क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग a chemical reaction. According to law of conservation of mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. कह रहे हैं कि मास को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसे बना सकते हैं, ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। इसमें यही बात बताई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ कि ए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें ए प्लस बी के मिलने से कोई कंपाउंड बनता है ए और बी, ए बी। ओके, अज्यूम करें ए का मास अगर 8 ग्राम है और बी का मास 2 ग्राम है, तो दोनों मिल करके टोटल कितने क्रिएट करेंगे? 10 ग्राम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब 8 ग्राम ये और प्लस 2 ग्राम ये टोटल मिलके हुए 10 ग्राम, और ये 10 ग्राम मिलके क्या क्रिएट कर रहे हैं? 10 ग्राम मास क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय एनी केमिकल रिएक्शन। याद रखेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान है, समझ जाएंगे। चलिए, इस लॉ को प्रूव करने के लिए एक सवाल लगाएंगे और उससे समझेंगे कि आखिर हो कैसे रहा ये सब चीजें। ओके गाइस, तो हम यहाँ प्रूव करने आ गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चीज़ें अगर रिमाइंड रखें, याद रखें, और एलिमेंट का मास, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है। चलिए हम आपको ये करके दिखाते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है, प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हेन द मास ऑफ अ बेरियम क्लोराइड इक्वल 20.8 ग्राम, सोडियम सल्फेट 14.2 grams, and BaSO4 barium sulfate is 23.2 grams, and the NaCl equal the 11.7 gram. So let's start how to prove. सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें कही कि बेरियम क्लोराइड को मिलाया गया सोडियम सल्फेट के साथ। यहाँ पे लिखा बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4 को जब मिलाया गया, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है कि कितना था ये 20.8 ग्राम ये था, ठीक है, अच्छे से लिखें, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सोडियम सल्फेट था 14.2 ग्राम।
और ये कितना बाहर आया, देखिए बेरियम सल्फेट अगर ये बनेगा, क्या बनने क्या बन रहा है, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या बनने वाला है, बेरियम सल्फेट तो बन गया, बना क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके देन क्वांटिटी कितनी होगी, ये होगा 23.2 ग्राम, जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, और ये बना है 11.7 ग्राम। ओके सर, सबसे पहले ध्यान दीजिए इस बातों को कि ये, अच्छा कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं भाई ये मेरे को केमिकल रिएक्शन बनाने नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है केमिकल रिएक्शन बनाना, थोड़ी सी चीज़ों और कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में सेट करके रखें ना तो 100% बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है इन रिएक्शन को। याद रखिएगा एक चीज़, अब आजकल के मैं क्या ही कहूँ कि लोग इतना ज़्यादा स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, अट्रैक्शन इज अ वेरी पावरफुल अट्रैक्शन, मिल गया डिस्टर्बेंस शुरू हो गया, पढ़ाई लिखाई। आप याद रखिए, आप जिस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती समय दे रहे हैं ना, वही व्यक्ति जो है ना एक दिन बदल जाएगा। इसलिए हमेशा दिमागों को शांत रखें। अच्छा आजकल तो मैं बहुत स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना स्टूडेंट्स, अलग अलग तरीके के सवाल, सर मेरा मन करता है मैं घूमने जाऊं, मेरा मन करता है सर आज ना पढ़ूं, मैं मन से, हकीकत ये है कि मन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मन कोई फिजिकल पार्ट नहीं है बॉडी का, फिर भी वो कंट्रोल करता है आपके पूरे बॉडी को। इसलिए वहाँ से कंट्रोल हटाइए, ब्रेन को कंट्रोल दे दीजिए, ब्रेन सोच समझ के फैसला करता है। ये मन नहीं कर रहा है पढ़ने को, ब्रेन के का पढ़ लो फ्यूचर के लिए। कहते ना जिंदगी में आप जिस चीज़ के पीछे मन लगा के बैठे हैं ना, कह रहे उनकी चाहत में दिल मजबूर हो गया, बेवफाई करना उनका दस्तूर हो गया, कसूर उनका नहीं है, तुमने चाहा ही इतना कि गुरूर हो गया। उस दिन तुम्हें हकीकत का पता चलेगा ना, जिस दिन जिस इंसान को तुमने अपनी ज़िंदगी का कीमती टाइम दिया ना, वो इंसान भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें वैल्यू समझ आएगी। फिर हाँ इसे आप जरा अच्छे से देखें, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स करा है, और मिक्स करने के बाद बेरियम सल्फेट मिला और सोडियम क्लोराइड मिला। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स किया, मिला बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, जिसमें क्वांटिटी थी बेरियम क्लोराइड की 20.8 और सोडियम सल्फेट की क्वांटिटी थी कितना 14.2। बेरियम सल्फेट बना हुआ है 23.2 ग्राम, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और सोडियम क्लोराइड मिला 11.7। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा नीचे से देखें, यहाँ पे देखें, हमने कहा क्वांटिटी को ऐड करके देखने क्या होने वाला है। 20 ये है और 14 ये है, देखिए 20 और 10 30, 20 और 14 कितना हो गया, इनको पहले करके कितना हो गया, ये निकल क्या है, ये इनके साथ मिला तो हो गया टोटल क्वांटिटी 35 ग्राम, दोनों को ऐड करें तो टोटल निकल के आएगा 35 ग्राम। इधर देखते हैं 23 और ये 1 यहाँ पे है और 7 ये है, 7 ये 23.2 और यहाँ मुझे लगता है ये 8 ये 3 है, ये 3 होना चाहिए तब ये क्वांटिटी सही हो गई। 3 ये 7 कितना हो गया, टोटल 10 हो गया, यानी 1 हो गया 24 और 25 और 10 35 ग्राम। तो क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्टेंट, अच्छा इस साइड वाले को आप नोट कर लेंगे, इस साइड को, ये जितने भी इस साइड में ना इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। अच्छा कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इस साइड में एरो के उस साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। अच्छा कुछ लोग बड़े कंफ्यूजन थे यार, एरो लगा दिया क्या क्या इक्वल का साइन लगा दी, हाँ लगा दो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो इक्वल का साइन लगा दी। क्या टेंशन है भाई, एरो करना अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिएक्टेंट ऑलवेज क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एनी केमिकल रिएक्शन। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके देन गाइस नोट डाउन करें इसे। ओके गाइस, तो आज हम बात करने वाले सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपको याद होना चाहिए कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था, 1779 में दिया था भाई। किसने दिया था, प्राउस्ट ने, नाम याद रखना बस,
प्राउस्ट ने 1799 में ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कह रहे हैं, अ केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड की बात हो रही है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। कह रहा कि किसी भी कंपाउंड में जब दो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से, तो किस तरह कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, तो किस रेशियो में, मास रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो चलिए ये लॉ है, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताएंगे। क्या कह रहे, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, कह रहा कोई भी केमिकल कंपाउंड, कुछ भी ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, Na2SO4 ले लो, कॉपर सल्फेट ले लो, बेरियम क्लोराइड ले लो, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लो, कुछ भी ले लो। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, ऑलवेज क्या करता है, कंटेन करता है सेम एलिमेंट। अगर वही वाला, तुम अमेरिका जाओ, वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके आओ, इंडिया से लेके आओ, दोनों का कंपोजिशन सेम होगा, HCl, कुछ भी कर लो, ठीक है, सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, जिसमें सेम एलिमेंट मिले होंगे। अगर तुम वाटर लेके आते हो तो वहां पे वाटर देखो, चाहे तुम नदी का पानी लाओ नाले का पानी लेके चलाओ, टैप वाटर लेके आओ, मेराइन वाटर लाओ, सी वाटर लाओ, पॉन्ड वाटर लाओ, सबका कंपोजिशन कैसा होगा, H2O और उनका फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होगा, कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय द मास। चलिए इस लॉ को प्रूव करते हैं, थोड़ा सा इरेज करेंगे ऊपर की साइड में, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, और मुझे लगता है आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए ये लॉ प्रूव करना है तो बहुत ही आसान है प्रूव। चलिए क्या करना, क्या कुछ तो नहीं करना है भाई, हम कह रहे हैं थोड़ा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करें। चलिए हमने लाया टैप वाटर, हमने क्या लाया, टैप वाटर, अरे वही टोटी से निकलने वाला पानी, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं कर दिया। हमने क्या लाया, हमने लाया टैप वाटर, यहाँ भी पैक कर देते, कुछ लोगों को बड़ी शिकायत होती है। एक हमने कहा कि हम पॉन्ड वाटर भी ला लेते, पॉन्ड वाटर, भाई पानी है कहीं से ले आएंगे वाटर, और सी वाटर भी ले आते हैं, सी वाटर समुद्र का पानी, कोई दिक्कत तो है। पॉन्ड मतलब वही तालाबों का पानी ले आया। हमने कहा कि हमने ये पानी ले आया और एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं छोटा सा, अच्छा थोड़ा अगर जरूरत होगा तो बढ़ा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं लगता ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। चलिए हमने कहा जब कंपोजिशन चेक किया तो ये इसका फार्मूला निकला H2O, ठीक है। अभी रेशियो देखेंगे, H2O निकला, रेशियो क्या है, H/O का रेशियो क्या निकला, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकला। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 है तो 2:8 का रेशियो निकला, और इसे सॉल्व किया तो ऊपर 2, ये ऑक्सीजन का मास कितना 16 होता है, याद रखें मास, यहाँ नीचे 16, रेशियो क्या निकला इक्वल 1/8, टोटल रेशियो 1:8, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास प्रोपोर्शन है 1:8 का है। उसी तरह पॉन्ड वाटर में भी चलते हैं, फार्मूला H2O, रेशियो कहें तो 2:16, क्या किया 2 पर नीचे, इसका मतलब डिवाइड होता है, 2 and 2 तो 1/8, टोटल रेशियो 1:8, कहीं से लेके आए भाई, देखिए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास निकल रहा है। हमने कहा इसका भी फार्मूला H2O निकला क्या 2:16, फिर से क्या किया ऊपर 2 नीचे 16 डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया 1:8, रेशियो क्या निकला 1:8। तो भाई हर जगह से लिए गए वाटर का जो प्रोपोर्शन बाई मास था 1:8, 1:8, 1। अब तुम पानी अमेरिका से ले आओ, इंडिया से ले आओ, कहीं से ले आओ, किसी नल से ले आओ, किसी कुएं से ले आओ, किसी नदी से ले आओ, सबका जो मास रेशियो होगा दो एलिमेंट के बीच का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 का होगा, सिर्फ और सिर्फ 1:8 का होगा मास। तो ये वाला तो भाई ठीक है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इनके ऊपर। ओके गाइस, सो हम एक न्यूमेरिकल लेके आ गए हैं जिसे अब हम लोग सॉल्व करने वाले। कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
क्या करेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करेंगे रिलीज इन द रिएक्शन व्हेन द 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। कहा कि पहला रिएक्टेंट कितना है, 6.3 ग्राम है और उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इज एडेड टू 15 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। 15 ग्राम क्या लिए, इथेनोइक एसिड ले रखा है और सॉल्यूशन ऑफ 18 ग्राम रिसीव्ड्स लेफ्ट बिहाइंड। कह रहा है कि इतना निकला है भाई साहब, ध्यान रखिएगा इस बात का कि इतना जो निकला हुआ प्रोडक्ट है हमारे पास, एक तो पता चल गया ये है, एक तो ये है, क्या ये तो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट इथेनोइक एसिड है और एक रिएक्टेंट क्या सोडियम बाइकार्बोनेट है। और उसके बाद से 18 ग्राम जो है हमें प्रोडक्ट मिल गया है और हमें पता करना है अगला प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो कि बताया गया है कि भाई यहाँ क्वेश्चन में ही देख ले, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी की क्वांटिटी हमें पता करना है, हमें एक पता चल गया है और सॉल्यूशन में ये मिला है। तो भाई थोड़ा गौर से देखेंगे और सोचेंगे समझेंगे, ठीक है। इस चीज का आप देखिए क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए बोर्ड से थोड़ा दूर ही रह रहा हूं ताकि जो है आप आसानी से चीजों को देख पाए। चलिए हमने कहा हमारे पास क्या है, 6.3 ग्राम क्या है, सोडियम। अब मैं लिख रहा हूं पूरे अच्छे से, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। आप बड़े अच्छे से इसे देखिएगा और समझिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और नंबर भी लिख देते 6.3 ग्राम, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हमने कहा ये है और क्या ऐड किए हैं किसके अंदर, 15 ग्राम इथेनोइक एसिड को प्लस इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। फार्मूला भी लिखेंगे लेकिन अभी थोड़ा रुक करके। चलिए 15 ग्राम 15 ग्राम है, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं और अच्छा रहेगा ताकि जगह हमारा अच्छे से बचे, तो हम वहाँ पे अच्छे से काम कर पाए। सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे लिख देते हैं कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी कितनी, 6.3 ग्राम, बहुत ध्यान से देखिएगा, और प्लस इथेनोइक एसिड की क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, अगर इथेनोइक एसिड देखें तो 15 ग्राम निकला। भैया ठीक है 15 ग्राम मिला। हमने कहा इनको जब आपस में मिक्स किया, आप बराबर का लगाइए या फिर एरो लगाइए, जब मिक्स किया तो एक प्रोडक्ट बना, क्या, सोडियम इथोनेट सॉल्यूशन, सोडियम इथेनोएट सॉल्यूशन, ये बना सॉल्यूशन जिसकी क्वांटिटी 18 ग्राम थी, 18 ग्राम मिली हमको, क्वेश्चन बता रहा हमको ये बात। और हमें CO2 भी तो मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, यही नहीं पता है, यही तो हमें पता करना है। थोड़ा डिटर्मिनेशन को समझिए, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। इथेनोएट, इसका भी नाम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम डिटरमाइन करते हैं, इसकी क्वांटिटी 6.3 ग्राम, इसकी क्वांटिटी 15 ग्राम, हमें जो सॉल्यूशन मिला 18 ग्राम, हमें नहीं पता क्या, ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे मैथमेटिकल इक्वेशन, 6.3 ग्राम ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 15 ग्राम इक्वल किसके इक्वल, जरा ध्यान देखिए, 15 प्लस 15 18 है ना, 18 प्लस x, ये तो सबको आता होगा करने, कोई ऐसा होगा नहीं जो इसे कर ना पाए। तो इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, सीधे सीधे ऐड करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, फिर इनको अब डायरेक्टली ऐड करके देखा जाए तो इनको इधर भेजेंगे। अब देखिए 15 और 5 20 और 21 21.3 टोटल क्वांटिटी इधर की, इसको इधर ले आते हैं तो -18। थोड़ा मैं देख लूँ एक बार अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं, तो हमारा सॉल्यूशन, हाँ ओके देन डन है। तो
ये 3.6 हो गया प्लस 15 आपस में ऐड किया तो कितना हुआ 21.3। अब इसको इधर ले आए, ये क्या सा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, डोंट कंफ्यूज। ओके, लेफ्ट हैंड साइड जब भी कोई सिंबल हो नेगेटिव हो पॉजिटिव तो जब भी साइड बदलता है तो उसके सिंबल्स बदल जाते हैं। इधर प्लस था इधर आते ही माइनस इक्वल है एक्स की वैल्यू क्या निकल के सामने आ रही है। अगर हम 18 को इसमें से निकाल दें तो हमें आंसर मिलेगा 3.3 ग्राम। एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई यहाँ इसी रिएक्शन में यहाँ पे लिख देते हैं कितना निकला है एक्स की वैल्यू निकली x इक्वल 3.3 ग्राम हो गया। इतनी बात तो समझ में आई कि भाई हाँ ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ी बातें और समझते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ इधर। अब थोड़ा गौर से देखिए, इधर की क्वांटिटी 6.3 और ये कितना 15 है प्लस 15। ओके, इक्वल किसके हुआ, इसके। हमने जो कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग एक तो 18 ग्राम हमें मिला हुआ था, हमने कैलकुलेट करके 3.3 ग्राम कैलकुलेट किया। अब जरा देखें 6 और 15 21.3 ग्राम, बिल्कुल सही। इक्वल किया, एरो लगाया, इक्वल किया, 18 और 3 21.3 ग्राम। both sides are equal according to law of conservation of mass can neither created nor destroy। आप देख लीजिए रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट के बराबर है, कुछ नहीं बदला, जितना था उतना ही है, जितना मिलाया था उतना ही है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होगा किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। मास कभी बन नहीं सकता, मास कभी खत्म हो नहीं सकता। अगर 1 किलो लिया है रिएक्टेंट तो 1 ही किलो प्रोडक्ट मिलेगा, 5 किलो लिया है तो 5 किलो लिया है। तो यहाँ पे ये बात प्रूफ हो गई एक न्यूमेरिकल से। ओके देन गाइस नोट डाउन कर लीजिए इसे, आगे चलते हैं। ओके गाइस, तो एक और न्यूमेरिकल के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉर एन एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ चीजें ली गई, जैसे उन्होंने कहा 2 थोड़ा वैल्यू कुछ डिस्टर्ब लग रही है। ओके गाइस, तो वैल्यू थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, उसे सही कर दिया गया है। वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन विच, एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर 2.06 ग्राम ऑफ कॉपर और फॉर्म क्या फॉर्म कर रहा है 2.576 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ओके, फिर कह रहे हैं कि एनी एक और एक्सपेरिमेंट किया उसी के साथ कंपेयर करने के लिए, जिसमें 7.344 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड और रिड्यूस हो गया है और कम हो गया है, यहाँ पे देखें 5.876 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर की क्वांटिटी, कॉपर ऑक्साइड की क्वांटिटी। अब हमें पता करना है क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट में, देखिए क्वांटिटी तो अलग अलग है, अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इतनी क्वांटिटी कॉपर ऑक्साइड की है, यहाँ पे जो दिखा रहा है कॉपर ऑक्साइड की क्वांटिटी और कॉपर की क्वांटिटी। यहाँ पे कह रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ये कॉपर ऑक्साइड की क्वांटिटी और ये क्या है कॉपर की क्वांटिटी। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में क्वांटिटी अलग अलग है, तो हमें प्रूव करना है क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, चेक करते हैं जल्दी से। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है, और थोड़ा नीचे लाइन बना दे ताकि चीजें अच्छे से क्लियर दिखें। हमने कहा ये है कॉपर ऑक्साइड, पहले कॉपर लिख लेते हैं और एक साइड में कॉपर ऑक्साइड लिख लेते हैं, यहाँ भी वही करते हैं, कॉपर लिख लेते हैं और यहाँ पे ऐसे बना भी देते हैं नंबर, यहाँ कॉपर ऑक्साइड लिख देते हैं। तो बस क्वांटिटी डिटरमाइन करना है कि इसमें कहें कि एक एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एक्सपेरिमेंट इन विच 2.06 ग्राम ऑफ कॉपर। कॉपर कितना है यहाँ पे देख लें अच्छे से, कॉपर कितनी क्वांटिटी में है 2.06 ग्राम कॉपर, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड कितना निकला एंड 2.576 ग्राम क्या निकला कॉपर ऑक्साइड निकला। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखें, यहाँ पे क्या है ये 7.344 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं 7.344 क्या है ग्राम, क्या है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ भी ग्राम लिख लें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कॉपर कितना इन्वॉल्व है यहाँ पे 5.876 ग्राम, 876 ग्राम इतनी क्वांटिटी। अब हमें क्या पता करना है कॉपर रेशियो ऑक्सीजन हमें पता करना है, ठीक है। इसमें हमें क्या पता करना है, ये बेसिक हमारा जो काम है ये करना है। इसमें भी हमें क्या पता करना है कॉपर रेशियो ऑक्सीजन। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी में से घटा देते हैं,
देखिए घटा देंगे तो हमें एक चीज मिल जाएगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी। उसी ऑक्सीजन की क्वांटिटी से हमें रेशियो पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग घटाते हैं और घटाने के बाद से फिर क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं अच्छे तरीके से। अगर हम घटा दें तो वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको इसमें से घटा दें तो क्या होगी, यहाँ पे लिखे 2.06 जो है एक नंबर है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इसको पहले लिखते हैं 2.576 में से 2.06 ग्राम को निकालना है। अब भाई कैलकुलेशन करने में तो आप लोग तो मास्टर हैं, 2 से 2 ऐसे ही गायब हो गया, 6 से 6 गायब हो गया, तो कितना बचा आंसर फाइनली। अगर हम फाइनल आंसर देखने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा 0.516, 0.516। आप इसे कर लीजिएगा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी मिल चुकी है। अरे भाई कॉपर इतना है और इसके अंदर कॉपर और ऑक्सीजन दोनों है, तो इतना है, तो निकाला तो पता तो चल गया ना। अरे कॉपर अकेले कितना है, इतना है, कॉपर ऑक्साइड कितना, इतना है। तो अगर इस कॉपर ऑक्साइड में से सिर्फ कॉपर को निकाल दे तो हमें ऑक्सीजन मिल गया, हाँ मिल तो गया। अब रेशियो चेक कर लेते हैं ना। अब हमें कॉपर रेशियो ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने क्या 2.06 को डिवाइड करेंगे। रेशियो का मतलब ही डिवीजन होता है, जैसे कॉपर डिवाइड ओ, तो यहाँ पे ओ की वैल्यू 0.516 हो गया। रेशियो कितना निकला 4:1। आप इसे घर पे करिए, अच्छे से बैठ के सॉल्व करिए, अभी आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यही काम आपको इधर करना है। आप देखेंगे इधर का भी रेशियो कितना 4:1 है। अच्छे से सॉल्व करिए तो 4:1 का रेशियो इधर भी आएगा और ये बात प्रूफ हो जाए कि ये क्या है। अच्छा कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, अच्छा हम कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा सर आपको बताएं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, उसमें से कॉपर निकाल लेते हैं। 7.344 में से 5.876 को निकाल लेते हैं। भाई आपका काम है इसे डिटरमाइन करना, आप निकाल के हमको बताइए आंसर क्या होगा। 1.68 ग्राम, 1.67 होगा, क्या होगा 1.468 होगा, 1.468 इसकी वैल्यू आएगी। अब सेम काम इधर भी करेंगे, कॉपर रेशियो ऑक्सीजन निकाल लेते हैं डायरेक्टली। इसका मतलब का C डिवाइडेड बाई O, तो C की वैल्यू कितनी, Cu डिवाइडेड बाई Cu कितनी है 5.876 डिवाइडेड बाई कितना 1.468। ऐसे डिवाइड करके निकालेंगे तो आंसर आएगा 4:1। दैट्स इट। क्या हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को तो फॉलो कर लिया, आप कहीं से पकड़ लीजिए, क्वांटिटी बदल लीजिए। दोनों भी एक्सपेरिमेंट में अलग अलग नंबर लिए गए थे, बट दोनों का जो रिजल्ट आया मास प्रोपोर्शन बाय मास वो कैसा है 4:1 का है। इससे ये बात प्रूफ हो जाती है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। सो ओके गाइस, चलिए इसको नोट डाउन करें, आगे हम बात करेंगे। ओके गाइस, तो हम फिर से आ गए हैं वापस से। नोट डाउन के बाद हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर लिया है। हमने अब तक जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ न्यूमेरिकल्स। अब बारी आती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी 1803 1804 ऐसा मानते हैं कि उसी समय में दिया गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डाल्टन ने अपने पहली बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने एटम्स के ऊपर कोई थ्योरी दिया और ये काफ़ी टाइम तक वैलिड रहा। तो जरा गौर से देखिए, ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। क्या क्या है इस थ्योरी के अंदर, ये डाल्टन के दिया हुआ थ्योरी, ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। करें दुनिया के सभी चीज़ें, सभी मैटर किसके बने हैं, एटम्स के बने हैं। हम पिछली बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि भाई अगर तुम क्या करते हो, यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, अगर आयरन सोडियम लेते हैं तो फिर वो सोडियम के अंदर कौन से एटम होंगे, सोडियम के छोटे छोटे एटम्स होंगे। ओके, पहली लाइन तो यही कहती है। दूसरी लाइन कह रहे हैं एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। कह रहे हैं एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर रिएक्शन करा रहे तो कराते रहिए, एटम घट सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं कि ये 2 एटम लगाए थे अगली बार 5 एटम बाहर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात ये कह रहे हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जो कि सत्य बात है, कभी नहीं हो सकता। सभी मैटर एटम की इनकी थ्योरी यहाँ तक बहुत अच्छी है। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। इन्होंने कहा कि ऑल
एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कह रहे कि आल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, कह रहा कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, आप सोडियम ले लीजिए, वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। यहीं पे इनकी कहानी खराब हो गई। कैसे खराब हुई, जैसे डिस्कवरी हुई आइसोटोप्स, आइसोटर्न्स, आइसोबार, तो उनकी एलिमेंट सेम है, प्रॉपर्टी में आइडेंटिकल नहीं रह गए, किसी न किसी चीजों में डिस्टरबेंस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं क्या डिस्टरबेंस, हाइड्रोजन के अंदर क्या करें, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 की डिस्कवरी, फिर उसके बाद कार्बन 12, कार्बन 13, उसके बाद कार्बन 14 की डिस्कवरी, ऑक्सीजन 16, 17, 18 की डिस्कवरी। एलिमेंट सेम है, मासेस अलग हो रहे हैं, तो कहाँ पे आइडेंटिकल है, कहानी खराब। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। भाई ये वाली बात भी तो वही मैच कर रहा है कि मासेस डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे भी इनकी थ्योरी कर, ये कह रहे हैं कि किस रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल, मास के रिस्पेक्ट में, साइज के रिस्पेक्ट में, केमिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। अरे भाई जब वो मास ही बदल गया, न्यूट्रॉन बढ़ने से मास बदल गया, अब वो कार्बन की बात करें, कार्बन 12, 13 और 14 आइसोटोप्स में आ गए, तो कहाँ पे वो मास सेम रह गया, मास ही तो बदल रहा है। पहले का मास 12, दूसरे का 13, तीसरे का 14, ऑक्सीजन का 16, 17, 18, तो वहाँ पे 16, 17, 18 मासेस आ गए। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये गया, ये भी गया, थ्योरी फेल हो रही धीरे धीरे। एटम्स कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई, कह रहे हैं कि एटम को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जो कि गलत बात है। जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, डिस्कवरी किया 1898 में। अब सिंप्लीफाई तो हो गया ना, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, टेंशन नहीं लेने को, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, पर सिंप्लीफाई हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब थ्योरी फेल हो गई फिर से। एक और कहानी, एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कह रहे हैं कि एटम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब कि निकाल दे कहीं किसी सब्सटेंस से एटम निकाल के रख दे बाहर, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इनकी थ्योरीज की कुछ लाइनें लिखी गई, 5 है, कहीं कहीं किताबों में 5 पॉइंट, कहीं कहीं के 6 पॉइंट दिए, इन्हीं में से 6 पॉइंट बना देते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर आपके पास कोई सवाल है जिस जो आपको नहीं समझ आया, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए स्पाइनो क्लासेस, कीप वॉचिंग।